नमस्कार दोस्तों। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2025-26 की रिवीजन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा है राजस्थान के आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, इस वीडियो में से आपको निश्चित रूप से प्रश्न देखने को मिलेगा। इसका एक एक पॉइंट बहुत मूल्यवान होने वाला है, इसलिए अच्छी तरह अपने नोटबुक में नोट कर लें और वीडियो को अच्छी तरह देखें। राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी स्थिर मूल्य पर 9,81,807 करोड़ रुपए है, अर्थात हम इसे 9.82 लाख करोड़ मान सकते हैं। स्थिर मूल्यों पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 9.82 लाख करोड़ रुपए है। कितना है? 9.82 लाख करोड़ रुपए। स्थिर मूल्यों पर राजस्थान राज्य घरेलू उत्पाद 9.82 लाख करोड़ रुपए हैं। प्रचलित मूल्यों पर 18,75,413 करोड़ रुपए हैं। सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित मूल्यों पर 18,75,413 करोड़ रुपए हैं। इसे हम 18.75 लाख करोड़ रुपए मान सकते हैं। आपको सीधा सीधा याद रखना है, स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद 9 लाख करोड़ रुपए तथा प्रचलित मूल्यों पर 18 लाख करोड़ रुपए। कैसे याद करोगे? 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। स्थिर मूल्यों पर 9 लाख और प्रचलित मूल्यों पर 18 लाख। हो गया याद? अब अगला हम प्रतिशत में देखेंगे। सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर 8.66% है और प्रचलित मूल्यों पर 10.24% है। वृद्धि दर कैसे याद रखनी है आपको? 8 और 10 के नाम पर। किसके नाम पर? 8 और 10 के नाम पर। तो राज्य की सकल राज्य घरेलू वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर 8.66% और प्रचलित मूल्यों पर 10.24% है। दोनों डाटा आपको अच्छी तरह याद रखेंगे। सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है? 9 और 18। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर कितनी हुई है? 8 और 10। ठीक है। अब तीसरा और इम्पोर्टेंट डाटा, यह निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न आपको मिलेगा। सकल राज्य मूल्य वर्धन में क्षेत्रवार योगदान। सकल राज्य मूल्य वर्धन में क्षेत्रवार योगदान स्थिर मूल्यों पर कृषि का योगदान 25.33%, उद्योग का योगदान 28.21% और सेवाओं का योगदान 46.46% है। कितना है स्थिर मूल्यों पर? कृषि का 25.33, उद्योग का 28.21 और सेवाओं का 46.46। प्रचलित मूल्यों पर कृषि का 25.74, उद्योग का 26.55 और सेवाओं का 47.71। तो प्रचलित मूल्यों पर कितना है योगदान? कृषि का 25.74, उद्योग का 26.55 और सेवाओं का 47.47। अभी आपको कैसे याद रहेगा? देखो, स्थिर मूल्य पर याद रखो 25, 28, 46, 46। तो आपको पहला या तो याद रखने 25 और 28, दो याद रखने मूल्य 25 और 28 याद हो गया। 25 और 28। तीसरा घटाएंगे 100 में से तो कितना आएगा? 46। दोनों बराबर है पॉइंट पहले अच्छी तरह याद हो जाएगा। 46 46 कितना कितना? 46 46। 25 28 46 46, 25 28 46 46। निश्चित रूप से यह भी आपको याद हो गया होगा। स्थिर मूल्यों पर क्षेत्रवार योगदान सकल राज्य मूल्यवर्धन का कितना कितना है? कृषि का याद है आपको 25, उद्योग का याद है 28 और सेवाओं का याद है 46। ऐसे प्रचलित मूल्यों में देखो, कृषि का स्थिर मूल्य और प्रचलित मूल्य दोनों में बराबर है 25, ये भी याद हो गया आपको। दूसरा, उद्योग में थोड़ा कम हुआ है, इसमें है 26, सेवाएं बढ़ गई है 47। ठीक है, ये भी आपको याद होने वाला है। तो कृषि का कैसे याद करोगे? प्रचलित मूल्य में लगातार है दोनों 25 26, 25 26 और सेवाओं 47.71। दो लगातार 25 और 26। तीसरा 100 में से घटाएंगे तो 47 आ जाएगा। ठीक है, अच्छी तरह याद है, डाटा याद हो गया होगा।
एक बार फिर देखो, कृषि का योगदान 25, उद्योग का योगदान 28, सेवाओं का योगदान 46, प्रचलित मूल्यों पर 25, 26 और 47। ये आपको पीछे के पॉइंट याद तो रखने हैं, लेकिन जब याद करते हैं तब इनको ध्यान नहीं रखना। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसे सारे डाटाओं को याद करोगे तो आपके भूलने की संभावनाएं ज़्यादा है। और मैं जैसे याद करा रहा हूँ ना, वैसे वैसे मैन लिख लो। निश्चित रूप से आपको जब पेपर में आएगा तो इर्द गिर्द देख के आप आराम से सही कर दोगे और आपका प्रश्न सही हो जाएगा। सारे याद करने भागोगे डाटा तो जो याद है वो भी याद नहीं रहेंगे, भूल जाओगे। इसलिए मेरा अनुभव है, जैसे आपको याद कराऊँ वैसे करो। अब प्रति व्यक्ति आय, कितनी है? 1,03,189। प्रति व्यक्ति आय कितनी है? स्थिर मूल्यों पर 1,03,189। अब प्रचलित मूल्यों पर 2,02,349। अब प्रति व्यक्ति आय कैसे याद रखोगे? 103,202, 103,202, 103,202। दोनों को जोड़ेंगे, दोनों अंकों के शुरू हो गए तो उस दोनों का योग 4 आने वाला है। तो कैसे याद रखोगे? 102 आधा उसका दूना, तो 103,202 लगभग, है ना। पीछे के याद नहीं रखने, सिर्फ मोटे मोटे 103,202, 103,202। प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्यों पर 103, प्रचलित मूल्यों पर 202। ठीक है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर 7.76 और प्रचलित मूल्यों पर 9.32। ये भी बहुत अच्छा आंकड़ा है। पहले वाले आए थे वो 8 और 10 थे, इस बार 7 और 9। तो प्रति व्यक्ति आय की पूछे तो 7 और 9, और जीएसटी भी पूछें तो 8 और 10। तो जीएसटीपी में वृद्धि दर तो ये 8 और 10%। देखो कितना पॉइंट में याद किया, कितना आसान हो गया। तो प्रति व्यक्ति आय जीएसडीपी में कितनी हुई है? 8 और 10। और प्रति व्यक्ति आय वृद्धि दर कितनी हुई है? 7.76। जीएसडीपी में वृद्धि दर 8 और 10, और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर 7 और 9। तो 7, 8, 9, 10 अच्छी तरह याद कर लो, आपका कल्याण होने वाला है और इससे अच्छा कोई पढ़ने वाला नहीं है। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्यों पर 8,59,333, 8,59,333 स्थिर मूल्यों पर, और प्रचलित मूल्यों पर 16,85,118 करोड़ रुपये। ये भी आसान है। 816 पहले कितना आया था? 918, तो इस बार 816। तो स्थिर मूल्यों पर 8 लाख और प्रचलित मूल्यों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद 16 लाख है। 8 और 16 ये भी अच्छी तरह आपको याद हो गया होगा। एक बार फिर रिवीजन कर दो आपको कहूँ तो। देखो, सकल राज्य घरेलू उत्पाद 9 और 18, इतना से याद करना है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि 8 और 10। सकल राज्य वर्धन में क्षेत्रवार योगदान स्थिर मूल्यों पर 25, 28, 46, प्रचलित मूल्यों पर 25, 26 और 47। प्रति व्यक्ति आय 103,202, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर 7 और 9, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद 8 और 16। ठीक है, अब इतना सा याद करना है। कितना आसान हो गया। अन्य मुख्य महत्वपूर्ण तथ्य, थोक मूल्य सूचकांक। इसका तो ये याद करना है, एक आधार वर्ष होता है जहाँ से इसका रटाव का आंकड़ा किया जाता है। तो थोक मूल्य वो पहले 2011 पर आया था, तो वो उसका था आधार वर्ष। अरे 1999 2000 आए थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है। ठीक है, तो इसके आधार पर कितने थोक मूल्य सूचकांक कितना है? 399.745। तो आपको 400 याद कर लेना है। थोक मूल्य सूचकांक कितना है? 400। थोक मूल्य सूचकांक कितना है? 400। आसपास आओ तो टिका दो। थोक मूल्य सूचकांक 400 और आसपास आओ तो टिका दो। ठीक है। अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता 31,556 मेगावाट। अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता कितनी है? 31,556। कुल खाद्यान्न 283.98 लाख मीट्रिक टन। कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना है? 283.98 लाख मीट्रिक टन। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक ये आधार वर्ष आ गया 2011 पर 153.29। प्रावर्धक अवधि नवंबर 2025 तक।
तो ये डाटा जैसे जैसे पूछे जाते हैं आपको सेम वहाँ क्वेश्चन मिलेगा, सेम आएगा, कुछ भी चेंज नहीं होता है। इनको अच्छी तरह याद करना। थोक मूल्य सूचकांक कितना है? 399.745। अधिष्ठापित क्षमता कितनी है? 31,556 मेगावाट। कुल खाद्यान्न कितना है? 283.98 अर्थात 284। अब मोटे मोटे याद करना। थोक मूल्य सूचकांक 400। अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता 31,000, या इसको 31.5 लिख लो। ऐसे तो आते तो टूल ऐसे सेम आते हैं डाटे, 3 अंकों तक आते हैं। इसमें यूँ नहीं है कि आप सोच रहे हो मैं बताऊँ जैसे, लेकिन आएंगे ऐसे, मतलब जैसे आपको याद होगा लगभग तो बता दोगे। तो थोक मूल्य सूचकांक याद करने के लिए 400, अधिष्ठापित क्षमता 31,556, कुल खाद्यान्न 284, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 153.29। ठीक है। WPI थोक मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य सूचकांक WPI समग्र आर्थिक स्तर पर व्यापक रूप से कीमतों में परिवर्तन को व्यक्त करने वाला सामान्य सूचकांक है, जो सभी व्यापार और लेन देनों में वस्तुओं की कीमतों में उतार चढ़ाव का एक संकेतक है। WPI का आदर्श वर्ष 1999-2000 दिया है। मैंने बता दिया था आपको थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष कितना है? 1999-2000। जिसके आंकड़े कौन प्रस्तुत करता है? आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय। ये भी याद रखना है। WPI के आंकड़े कौन प्रदर्शित करता है? आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय। राज्य का सामान्य WPI वर्ष 2024 में 399.68 से बढ़कर 2025 में 399.13 रहा, जो 1.13% की वृद्धि को दर्शाता है। आपको सिर्फ याद करना है कितनी वृद्धि को दर्शाता है? 1.13%। ठीक है। प्रश्न तो ये बनेगा आधार वर्ष कितना है? तो 1999-2000। प्रश्न ये बनेगा कहाँ से आंकड़े जारी करता है WPI? आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय। लेकिन ये प्रश्न पहले आ चुके हैं, पुराने। लेकिन नया प्रश्न कौन सा है? कितनी वृद्धि रही? 1.13% वृद्धि रही। अखिल भारतीय WPI वर्ष 2024 में 1.53.9 अर्थात 1.72% की वृद्धि हुई थी। पहले कितनी वृद्धि हुई थी? 1.7 होगी। इस बार 1.13% की वृद्धि हुई है। भारत सरकार WPI का आधार वर्ष 2011-12 रखती है। कुछ नहीं, जैसे कांस्टेबल एग्जाम हुए, छोटे एग्जाम हुए, इनमें डायरेक्ट कोई वो आंकड़े नहीं देता, डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेता है। आधार वर्ष कौन सा है? तो WPI का 1999-2000 तथा इसका भारत सरकार का 2011-12। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उपभोग के उद्देश्य से परिवार द्वारा खरीदी गई चयनित वस्तुओं और सेवाओं की खुदरा कीमतों के सामान्य स्तर में समय के साथ परिवर्तन को मापने के लिए तैयार किया गया है। उपभोक्ता मूल्य को 3 तरह के होते हैं, 2 तो पहले बढ़ा दिए, CPI। अब तीसरा है WPI, CPI उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उपभोग के उद्देश्य से परिवार द्वारा खरीदी गई चयनित वस्तुओं और सेवाओं की खुदरा कीमतों के सामान्य स्तर में समय के साथ परिवर्तन को मापने के लिए तैयार किया जाता है। परिभाषा याद नहीं करनी है, आपको समझना है क्या करना चाहता है परिभाषा के माध्यम से ना। प्रति माह 4 विभिन्न प्रकार के CPI तैयार किए जाते हैं। कितने CPI हैं? 4, जो कि प्रति माह तैयार किए जाते हैं। पहला है औद्योगिक श्रमिक हेतु, दूसरा है कृषि श्रमिक हेतु, तीसरा है ग्रामीण श्रमिकों हेतु, चौथा है ग्रामीण शहरी और संयुक्त श्रमिकों हेतु। जो पहले हैं औद्योगिक, कृषि और ग्रामीण श्रमिक, इनकी CPI अर्थात उपभोक्ता मूल्य सूचकांक श्रम ब्यूरो चंडीगढ़ द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। जबकि ग्रामीण एवं शहरी एवं संयुक्त सेतु के आंकड़े NSO नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। समझ में आ गया? 3 के तो श्रम ब्यूरो चंडीगढ़ प्रकाशित करेगा आंकड़े, चौथे का आंकड़ा कौन प्रस्तुत करेगा? NSO नई दिल्ली।
कृषि खाद्य प्रणालियों में रूपांतरण। कृषि खाद्य प्रणालियों में रूपांतरण के बारे में पढ़ेंगे। स्थिर कीमतों पर वर्ष 2025-26 में जीवीए कितना रहा है? 2.23 लाख करोड़। 2025-26 का जीवी कौन है? 2.23 अच्छी तरह याद करो। 2.23 ये आंकड़ा पहले नहीं है 2 का, तो इस बार 2 का आंकड़ा आ गया है 2। स्थिर कीमतों पर जीवीए कितना है? 2.23। कितनी वृद्धि दर रही है? 0.22। देखो दोनों सेम है, वृद्धि दर 22 और कुल कितना है? 2.23। ठीक है, तो 2 अच्छी तरह याद रखना। स्थिर कीमतों पर जीवीए कितना है? 2। एक क्या 2। प्रचलित कीमतों पर 2 का दूनी 4, तो उधर 8 का 16 हुआ, 9 का 18 हुआ, तो 2 का 4 हुआ। ठीक है, तो प्रचलित कीमतों पर जीवीए कितना है? 4.4 लाख करोड़। वृद्धि कितनी रही है? 3.47%। कितनी रही है? 3.47%। कृषि एवं संबंध क्षेत्र, ये अच्छी तरह याद करना। यहाँ से प्रश्न पूछ ले जाते हैं और बच्चा गलती करके आता है, सब कुछ आते हैं सभी भी। और निश्चित रूप से अगर छोटे एग्जाम है तो यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा से, और बड़े एग्जाम है तो ऊपर डायरेक्ट आंकड़ा। कृषि के क्षेत्र में फसल का योगदान है 42.61%। पशुधन का योगदान कितना है? 49.35%। 49.35%। वानिकी का योगदान कितना है? 7.49%। और मत्स्य का योगदान कितना है? 0.54%। फसल के क्षेत्र में वृद्धि देखें तो 5.01% की वृद्धि हुई है। पशुधन में वृद्धि 5.20% हुई है। वानिकी में वृद्धि 2.67% हुई है और मत्स्य में वृद्धि 0.87% हुई है। चित्र में देख लिए, जीवीओ में कुल 4.41 लाख करोड़ का योगदान है, जिसमें पशुधन का 49, फसल का 42%, वानिकी का 7.49 और मत्स्य का 0.54%। अच्छी तरह याद करना। सबसे ज़्यादा योगदान किसका है कृषि एवं संबंध क्षेत्र में? पशुधन का। उसके बाद फसल का डायरेक्ट भी पूछते क्रमांक भी, तो ये भी याद करना। पशुधन, फसल, वानिकी, मत्स्य। पशुधन, फसल, वानिकी, मत्स्य, है ना। दूध का योगदान 79.60% है। वहीं पोल्ट्री और मांस में 7.46, अंडे का 0.67 तथा अन्य का 12.27% योगदान है। इसमें दूध का याद कर लेना, और पोल्ट्री शायद मांस का भी कर सकते हो, ये भी आ सकता है ना। भूमि उपयोग सांख्यिकी 2024-25। राज्य का रिपोर्टिंग क्षेत्र 343.43, यहाँ सेम है। ये भी पूछते हैं कितने लाख हेक्टेयर में सिंचित क्षेत्र है, कितना क्षेत्र है ना। तो राज्य का रिपोर्टिंग क्षेत्र कितना है? 343.43। सेम है आंकड़े, अच्छी तरह आप समझ में आ रहे हैं। 43 आगे लगा देंगे 3 पहले आंकड़ा नहीं आया था, तो ये 3 वाला आंकड़ा नहीं आ गया है, तो 343। राज्य का रिपोर्टिंग क्षेत्र 343.43 लाख हेक्टेयर। राज्य का रिपोर्टिंग क्षेत्र कितना है? 343.43 लाख हेक्टेयर, जिसमें से बोया गया क्षेत्र कितना है? 53.02%। राज्य का रिपोर्टिंग क्षेत्र 343.43 लाख हेक्टेयर है, जिसमें 53.02% शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। देखो चित्र में बताया गया है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र 53.02% है। इसके बाद वानिकी का योगदान 8.30% है। गैर कृषि उपयोग अंतर्गत भूमि 5.96% है। ऊसर तथा कृषि अयोग्य भूमि 6.85% है। स्थायी चारागाह तथा अन्य गोचर भूमि
4.81% हैं। 0.11 विविध वृक्ष फसलें और उपवनों के तहत भूमि है। 10.11 कृषि योग्य बंजर भूमि है। 5.62 अन्य चालू पड़त भूमि है तथा 5.22 चालू पड़त भूमि है। प्रति जोत धारक। दोस्तों, एक अंदर की बात बताता हूँ मैं। अगर आपके RSSB का एग्ज़ाम है तो जो मैं याद कर रहा हूँ वो याद करके जाना, और RPSC का पेपर है जो मैं याद नहीं करा रहा वो याद करके जाना, क्योंकि RPSC वो प्रश्न पूछ रही है जो आपको याद नहीं करेगा। इसका मतलब मैं समझना, जो मैंने याद कराया वो याद नहीं करना, वो तो आपको स्मृति में रखनी ही है। मोटे मोटे जी 204 हुए, 816 हुआ, 918 हुआ, है ना। छोटे छोटे 1 पॉइंट ऊपर की बढ़ती हुई ये 103, 202 हुआ, तो ये मोटे मोटे आंकड़े तो आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद जो मैं बता रहा हूँ वो छोटे छोटे आंकड़े आपको याद करने हैं RPSC के लेके, क्योंकि कोई सा भी प्रश्न RPSC आजकल पूछ रही है। जो बच्चा याद करके नहीं जाता वही RPSC पूछती है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें। और ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। अगर एक आधे प्रश्न वो आपको नहीं आएगा तो किसी को भी नहीं आएगा, इसलिए घबराने वाली बात नहीं है। भले भी 40% का टारगेट पूरा करना, उसके बाद में आके कहानी सोचना। एक तो हम 40% का टारगेट नहीं याद कर पाएंगे बड़े बड़े प्रश्नों के चक्कर में, तो अब हम पढ़ेंगे प्रचलित जोत धारक। कुल महिला प्रचलित जोत भूमि बढ़ी कितनी है? 2.9। ये नया डाटा है, और यहाँ से मैं गारंटी देता हूँ आपकी अगर महिला का नाम आ गया, पशु का नाम आ गया, जंगल का नाम आ गया, वहाँ से कृष्ण निश्चित रूप से बनता है। तो कुल महिला प्रचलित जोत का चित्र 101 की याद रखना। सबसे ज़्यादा किसका योगदान है? कुछ महिला प्रचलित भूमि जोत में सीमांत के कर्षकों का। कितना? 49.55। मतलब आधी महिलाएं कितनी है भूमि जोत वाली है। लिख के ले लो एग्जाम, अगर 2026 में एग्जाम होता है कभी भी, और यहाँ से प्रश्न नहीं बना महिला जोत का सीमांत वाला, तो मैं पढ़ाना छोड़ दूँगा टेलीग्राम में। तो आपको इस प्रश्न को अच्छी तरह याद कर लेना। कुल महिला प्रचलित भूमि जोत धारक का आधा सीमांत महिला प्रचलित भूमि जोत धारक महिलाएं। ठीक है। बड़े जोत वाली कितनी है? 3%। मध्यम जोत वाली 11%। अर्ध मध्यम जोत वाली 14.97% और लघु जोत वाली 20%। कुल भूमि जोतों की संख्या। कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल प्रचलित भूमि जोत 76.55 लाख है। कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल प्रचलित भूमि जोतें 76.55 लाख हैं। कुल जोतों की संख्या में 11.14 की वृद्धि हुई है। कुल जोतों की संख्या में 11.14 की वृद्धि हुई है। 2010-11 में 13.30 लाख हेक्टेयर कृषि होती थी, जो 2015-16 में 16.55 लाख हेक्टेयर हो गई है, अर्थात 24.44% की वृद्धि देखने को मिली है। जोतों का वर्गीकरण। सीमांत जोत वाले किसान कितने हैं? 40%। लघु सीमांत 21%। अर्ध मध्यम 18%। मध्यम 14% और बड़े 4.69%। कुल क्षेत्र में बदलाव। वर्ष 2010-11 में कुल क्षेत्र 211.36 लाख हेक्टेयर था, जो वर्ष 2015-16 में घटकर 208.73 लाख हेक्टेयर रह गया है, अर्थात कुल क्षेत्र में कमी 1.24% हुई। एक का आंकड़ा नहीं आता है, एक आंकड़ा यहाँ चित्र याद कर लो। कुल क्षेत्रफल में कितनी कमी हुई है? 1.24% की। कितनी कमी हुई थी? 1.24% की कमी हुई है। किसमें? जोतधारकों में। फसल प्रथम स्थान राजस्थान का जिसमें प्रथम स्थान है वो अच्छी तरह करो जाएगा। राजस्थान का प्रथम स्थान है बाजरे का, कुल तिलहन में, मोटा अनाज में, ग्वार में प्रथम स्थान है। राई, सरसों, बाजरा, कुल तिलहन, मोटा अनाज और ग्वार। राई, सरसों, बाजरा, कुल तिलहन, मोटा अनाज, ग्वार।
इसमें राजस्थान का प्रथम स्थान है। कितने हो गए? 5। कौन कौन से? राई, सरसों, बाजरा, कुलतिलहन, मोटा अनाज और ग्वार। राई, सरसों, बाजरा, कुलतिलहन, मोटा अनाज, ग्वार। राई, सरसों, बाजरा, कुलतिलहन, मोटा अनाज और ग्वार, इन पाँचों में राजस्थान का प्रथम स्थान है। इसमें सेम डाटा है। सेम डाटा वाला प्रश्न भी बनता है, बनेगा और बनता रहेगा। अगर तुझे मारना है तो सेम डाटा वाले प्रश्न में मारना। तो राई और सरसों का प्रश्न आपको आने वाले एग्जामों में दिखने वाला है। तो राई और सरसों का योगदान कितना है? 43.43%। बाजरे का 41.34%। कुलतिलहन का 23.61%। मोटा अनाज का 14.21% और ग्वार का 88 तो ये भी ग्वार वाला भी देखो, ये भी सेम डाटा वाला है, तो इसको अच्छी तरह याद करो। तो 88.8% ग्वार का। ठीक है। द्वितीय स्थान पर कौन कौन से में है? द्वितीय स्थान पर मूंगफली में है। बस मूंगफली में द्वितीय स्थान पर है। कितना? ये भी सेम डाटा है, देखो उल्टे हो रहे हैं। 19 पॉइंट मूंगफली का पूछ सकते हैं उत्पादन कितना होता है राजस्थान में, योगदान कितना है? 19.91%। मूंगफली का योगदान कितना है? 19.91%। चना, कुलदलहन और सोयाबीन, इसमें तीसरा स्थान राजस्थान का है। चना, कुलदलहन और सोयाबीन, इसमें राजस्थान का तीसरा स्थान है। चने का में राजस्थान का उत्पादन कितना होता है? 17.34%। कुलदलहन में 13.76% और सोयाबीन का 8.96%। तो अच्छी तरह याद करेंगे। मोटा अनाज में प्रथम स्थान राजस्थान में बाजरा, राई, सरसों, मोटा अनाज, कुलतिलहन और ग्वार का राजस्थान का प्रथम स्थान है। भारत में राजस्थान का प्रथम स्थान कौन कौन सी फसलों में? बाजरा, राई, सरसों, मोटा अनाज, कुलतिलहन और ग्वार। द्वितीय स्थान कौन सा है? किसमें? मूंगफली में। तृतीय स्थान किसका है? चना, कुलतिलहन और सोयाबीन का। औद्योगिक खनन एवं आर्थिक वृद्धि। औद्योगिक वाला टॉपिक खत्म हो गया है और ये दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें से अगर प्रश्न बने होंगे तो वहाँ से बन जाएंगे। उसके बाद अगर आप याद करोगे तो आपको याद नहीं होंगे और वहाँ से प्रश्न भी नहीं बनेंगे। इसी प्रकार अब औद्योगिक खनन एवं आर्थिक वृद्धि बने पड़ेंगे। प्रश्न बनने होंगे तो यहाँ से बन जाएंगे। इसके बाद याद करोगे तो प्रश्न न तो याद होंगे न प्रश्न बनेंगे। औद्योगिक खनन एवं आर्थिक वृद्धि। राज्य का सकल राज्य मूल्य वर्धन, औद्योगिक क्षेत्र का योगदान प्रचलित मूल्यों पर 4.54 लाख करोड़ रुपये, स्थिर मूल्यों पर 2.48 लाख करोड़ रुपये। मुझे ऐसा लग रहा है स्थिर मूल्यों पर 2.48 लाख करोड़ रुपये है ना, ये सबसे पहले पूछा जाएगा इसमें, क्योंकि देखो गणित लग रही है 2, 4 और 8। जब ऐसा आंकड़ा आ जाता है ना तो एग्जाम पूछने वाले का मजा आता है, क्योंकि बच्चा चौंकता है कि यार इसमें कुछ गड़बड़ कर रखी है, तो ये वो गलत करके आता है। तो ये आंकड़ा आपको अच्छी तरह याद कर लेना है। स्थिर मूल्यों पर राज्य का सकल राज्य मूल्य वर्धन, औद्योगिक क्षेत्र में योगदान 2.4 लाख करोड़ रुपये। सकल राज्य मूल्य वर्धन का उद्योग, पहले हमने कृषि का पढ़ा, अब उद्योग का, विश्व सेवा का, उसके बाद में आपका ये टॉपिक खत्म। तो प्रचलित मूल्यों पर तो है 4.54 लाख करोड़ रुपये, स्थिर मूल्यों पर 2.48 लाख करोड़ रुपये। वर्धी दर प्रचलित मूल्यों पर 6.99 और स्थिर मूल्यों पर 7.02। अच्छी तरह याद कर लेना। वर्धी दर प्रचलित मूल्यों पर और स्थिर मूल्यों पर औद्योगिक खनन एवं आर्थिक वृद्धि दर की, उद्योग क्षेत्र की वृद्धि दर लगभग स्थिर मूल्यों पर और प्रचलित मूल्यों पर दोनों पर बराबर है 7। कितनी? 7। और आंकड़ा याद रखना 2 और 4। स्थिर मूल्यों पर 2, प्रचलित मूल्यों पर 4, वर्धी दर प्रचलित मूल्यों पर 7 और स्थिर मूल्यों पर भी 7। ठीक है। उद्योग क्षेत्र में निम्न क्षेत्र शामिल है: खनन, उत्खनन, विनिर्माण, विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं तथा निर्माण क्षेत्र। 4 क्षेत्र उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं: खनन, उत्खनन, विनिर्माण, विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं, और चौथा है निर्माण क्षेत्र।
उद्योग क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों का कितना, इन 4 क्षेत्रों का कितना कितना योगदान है। सबसे ज़्यादा विनिर्माण का है 40%, उसके बाद निर्माण का है 35%, उसके बाद खनन का है 12.42%, तथा उसके बाद विद्युत गैस एवं जलापूर्ति एवं अन्य सेवाओं का है 12.04%। 2 का 12, एक का 40, 32, 35। अच्छी तरह याद करना, एग्जाम में आने वाले प्रश्न है। यही होगा नहीं है कि बाद में आए तो ये हल्के प्रश्न हो गए, नहीं, ये बाद में आए तभी उतना ही मत रखते हैं जितना पहले वाले प्रश्न रखते थे। ठीक है, क्योंकि अलग टॉपिक से है। ये तो यहाँ रिवीजन क्लास चल रही है, इसलिए एक साथ उड़ाए जा रहे हैं। उद्योग क्षेत्र का विभिन्न क्षेत्रों में योगदान कितना है। विनिर्माण का 40, खनन का विनिर्माण का 40, निर्माण का 35 और खनन और विद्युत गैस आपूर्ति का 12-12। ठीक है, सीधा डाटा है 12-12, 35, 40। निर्माण क्या कि बिल लगा दी तो 40 हो गया, निर्माण है तो 35 रह गया, और अन्य का तो 12-12 हो गया। ठीक है, निर्यात सामग्री, यहाँ से प्रश्न नहीं बना तो ये सेकंड ग्रेड में तो यहाँ से प्रश्न बनना ही बनना है, ये हमारी गारंटी है। कहीं से भी डायरेक्ट आंकड़ा पहुँच लेगा। आपको एक एक पॉइंट याद करके जाना और ये एग्जाम की खोपड़ी में छेद करके आना। बस यहाँ 5 प्रश्न के डाटा याद कर जाओ। अगर एग्जाम में नहीं आए तो मेरे से आके बोल दो। कौन से एग्जाम में, सेकंड ग्रेड के में। यहाँ से एग्जाम पूछता है एग्जाम इधर। कैसे पूछे भगवान जाने, लेकिन पूछेगा जरूर। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल निर्यात कितना हुआ है, ये पूछ सकता है। कुल निर्यात कितना हुआ है तो 97,171.66। अब एक डाटा 97 कभी भी नहीं आया, तो इस बार 97 है। कितना, 97 याद करना। 97 वाला पूछ ले निर्यात कितना हुआ, 97 निर्यात कितना हुआ, 97। बस वर्ल्ड कप में गौतम गंभीर ने जितने रनों का योगदान दिया था 2011 के में, उतना ही निर्यात हुआ है। कितने रनों का, 97 रनों का, तो 97 याद कर लेना। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल निर्यात 97 करोड़ रुपए का हुआ है। बस इतना सा याद कर लेना। 5 वस्तुओं का आपको 8 वस्तुएँ और हैं, लेकिन जो हमारी आर्थिक समीक्षा है उन्हीं वस्तुओं को हमको याद करना है। सबसे ज़्यादा योगदान इंजीनियरिंग वस्तुओं का है, क्रम भी याद करना। सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग, फिर रत्नाभूषण, फिर धातुएं, फिर कपड़ा और अंत में हस्तशिल्प। निर्यात सामग्री में किन किन वस्तुओं का योगदान है, सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग, रत्नाभूषण, धातुएं, कपड़ा और हस्तशिल्प। इंजीनियरिंग का 198 याद कर लेना। 97 याद हो गया तो 198 तो याद होने से कोई जिंदगी होगी नहीं। कितना योगदान है कुल 97, उसमें सबसे ज़्यादा जो इंजीनियरिंग वस्तु है कितना है, 198। ठीक है, उसके बाद में रत्नाभूषण का 175। मोटा मोटा याद करना, सारे याद मत करना, नहीं तो कुछ भी याद नहीं होगा। तो इंजीनियरिंग वस्तु का कितना है, 198। रत्नाभूषण का कितना है, 175। धातुओं का कितना है, 15। ये भी याद करना, एक दो आप पॉइंट में गड़बड़ हो जाए तो एक तो जैसे आप 169 कर दो और कहीं 842 कर दोगे ना, तो फिर वहाँ ये डाटा ऊपर चल जाएगा और आपके जो बोलने के चांस वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो मोटा मोटा जो भी ध्यान रखना कितना कितना है। तो इंजीनियरिंग वस्तुओं का 198, रत्नाभूषण का 175, धातुएँ हैं जिसमें लौह का है 15 और अलौह का है 8, कपड़े का है 9 और हस्तशिल्प का है 8। 9 देख अच्छी तरह याद करना, 8 9 8 15, नीचे वाले चारों याद हो गए। 8 9 8 15, 8 9 8 15, नीचे से याद करो 8 9 8 15, बढ़ते क्रम जाना। हस्तशिल्प 8 9 8 15, 175 और 198। ठीक है, पाँचों याद हो गए, क्रम भी याद हो गया। इंजीनियरिंग, रत्नाभूषण, धातुएं, कपड़ा और हस्तशिल्प 198, 175, 15 8 9 8। ठीक है, इन वस्तुओं का योगदान राज्य में होने वाले निर्यात में 67% से भी अधिक है। मतलब जो कुल योगदान राजस्थान करता है उसमें से 67% योगदान ये 5 वस्तुएं कर रही है। राजस्थान में खनन क्षेत्र के बारे में पढ़ लेना। छोटे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, बड़े एग्जाम में पहले पूछ लेते हैं, तो छोटे एग्जाम में यहाँ से पूछ लिया जाता है और डायरेक्ट प्रश्न आता है। राजस्थान में 82 विभिन्न प्रकार के खनिजों का भंडार मिले हैं।
जिसमें से 57 खनिजों का खनन हो रहा है। कितने का होता है? 57 खनिजों का। कितने प्रकार के खनिज भंडार मिले हैं? 82 के। राजस्थान में प्रथम स्थान चूना पत्थर, सीसा जस्ता, होलस्टोनाइट, गार्नेट, बेराइट्स, सिलिका सैंड, ग्रेनाइट, संगमरमर, तांबा जैसे प्रमुख खनिजों का अग्रणी उत्पादक है। सबसे ज़्यादा अग्रणी उत्पादक किन किन क्षेत्रों में है राजस्थान का? चूना पत्थर, सीसा जस्ता, वोलेस्टोनाइट, गार्नेट, बेराइट्स, सिलिका सैंड, ग्रेनाइट, संगमरमर, तांबा जैसे प्रमुख खनिजों में राजस्थान का प्रथम स्थान है या अग्रणी उत्पादक है। राजस्थान कोयला, लिग्नाइट एवं जिप्सम के उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। पत्थर उद्योग में विशेषतः मार्बल, सैंडस्टोन और ग्रेनाइट के क्षेत्र में प्रमुख स्थान पर है। वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य में कुल 34 प्रकार के खनिज ब्लॉक का निर्माण की गई है, जो देश में सर्वाधिक है। अब यहाँ याद करना, क्योंकि एकमात्र उत्पादक राज्य राजस्थान है। किन किस क्षेत्र में? कैल्साइट, सिल्वर, नेचुरल जिप्सम, जिंकाइस्क, सेलेनाइट और वोलेस्टोनाइट। कैल्साइट, सिल्वर, नेचुरल जिप्सम, जिंक अयस्क, सेलेनाइट और वोलेस्टोनाइट, इसमें राजस्थान एकमात्र उत्पादक राज्य है। राजस्थान एकमात्र उत्पादक राज्य किन किन में है? कैल्साइट, सिल्वर, नेचुरल जिप्सम, जिंक अयस्क, सेलेनाइट और वोलेस्टोनाइट। पोटास का राजस्थान में उत्पादन 94% होता है। सीसा एवं जस्ता का 89% होता है। होलेस्टोनाइट का उत्पादन राजस्थान में 88% होता है। गेरू 81% होती है। जिप्सम 82% होता है। बेंटोनाइट 75% होता है। प्लस अर्थ 74% होता है तथा डोलोमाइट 72% होता है। याद करना, डायरेक्ट प्रश्न पूछा है क्योंकि आर्थिक समीक्षा में दिया हुआ है। आपको कि फिर ये कहाँ से आ गया, ये आर्थिक समीक्षा से आ गया और आप चूक गई, फिर दोबारा एग्ज़ाम की तैयारी करोगी। इसलिए एक बार देखो और हमारे साथ देखो और अच्छी तरह से देखो, क्योंकि भूलने का काम अपना नहीं होना चाहिए, दुश्मन का होना चाहिए, बहुत प्लेटफॉर्म का होना चाहिए। यह एक क्लास के लिए 1000 क्लास लगा दी जाएगी और आपको चौका चौक कर दिया जाएगा, उल्टे सुल्टे पढ़ा दिए जाएंगे। यहाँ सेलेक्टेड पढ़ाए जाएंगे और अच्छा पढ़ाया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना, क्योंकि आपका दोस्त आपके लिए हर चीज़ पर वीडियो लाता रहेगा, है ना। अगर तभी जब वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अच्छे आएंगे तभी आपका दोस्त आपके लिए खड़ा रहेगा, नहीं तो आपका दोस्त जॉब में अपना काम करेगा। तो सुरक्षित साइट है जयपुर की चांद बावड़ी है। ये पूछा जाएगा सुरक्षित साइट है कौन सी है राजस्थान की? जयपुर की चांद बावड़ी। वेधशाला स्थल पूछ लिया गया है, जंतर मंतर। संभावना कम है। राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर है, यह भी पूछ लिया गया है। ये इधर आपको आम, चीकू, गाजर याद ही हैं। किले कौन कौन से हैं? जैसलमेर किला, चित्तौड़गढ़ किला, आमेर किला, रणथंभौर किला और कुंभलगढ़ घाघरा किला। 9 यूनेस्को विश्व धरोहर हैं, जिसमें 6 किले हैं, एक वेधशाला स्थल है, एक राष्ट्रीय उद्यान है और एक नई बनी है सुरक्षित साइट जयपुर की चांद बावड़ी। सबसे ज़्यादा आने की संभावना जयपुर की चांद बावड़ी की है, तो याद कर लेना। और ये तो आपको पहले भी याद होगा, तो इसमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। कुल पर्यटकों की संख्या पूछ सकता है 2025 में कितने आए, तो 25। वाह वाह, यह आंकड़ा भी सेम है। प्रश्न बनेगा बनेगा बनेगा, कौन पूछेगा पता नहीं, कब पूछेगा, कौन से पेपर में पूछेगा ये पता नहीं, लेकिन प्रश्न बनेगा और बनेगा। कितना? 25 पर्यटक आए। कितने पर्यटक आए? 25। कितनी वृद्धि हुई? 9.74। पहली बार 10 का आंकड़ा हम
याद करेंगे कितने पर्यटक आए 10%, कितने पर्यटक आए 10%, 9.74, कितने आए 25, ठीक है। धार्मिक पर्यटक स्थलों एवं घरेलू पर्यटक यात्राएं। राजस्थान के प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थलों में वर्ष 2024-25 के दौरान खाटू श्याम जी सीकर में सबसे ज़्यादा घरेलू पर्यटक आए। सबसे ज़्यादा घरेलू पर्यटक कहाँ हैं? खाटू श्याम जी सीकर, सीधा सा प्रश्न बनेगा। वर्ष 2025 में सर्वाधिक वृद्धि ढींक स्थित पंचेरी की लॉज में दर्ज की गई। घरेलू पर्यटक यात्राओं की बढ़ोतरी 51.61 लाख की हुई है, याद कर लेना है। राजस्थान में विदेशी पर्यटक यात्राएं सबसे ज़्यादा जयपुर पे, उसके बाद उदयपुर, उसके बाद जोधपुर पे, जैसलमेर और दौसा। सबसे ज़्यादा विदेशी कहाँ हैं? जयपुर पे, उसके बाद उदयपुर, उसके बाद जोधपुर पे, उसके बाद जैसलमेर और अंत में दौसा। देखो भैया, जैसलमेर का डांस टक्कर मार रहा है, चढ़ा रहा है जैसलमेर को। अगर ये से डांस और होते रहे ना तो ये और ऊपर चढ़ेगा, ज़्यादा ऊपर तो जाएगा, जयपुर से ऊपर तो उदयपुर से ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन जोधपुर को टक्कर देकर जोधपुर को कूद सकता है इस साल। अगर वो थोड़ा वीडियो और आ जाए जैसलमेर वाले तो जोधपुर को पीछे छोड़ सकता है। छोड़ तो कैसे किएगा, लेकिन टक्कर दे देगा, है ना। तो आपको तीन तो मेन जिले जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, तो दो का तो मुश्किल है, आगे भी ऑप्शन आगे पीछे होना। तो अच्छी तरह याद कर लेना। हर एग्ज़ाम में, आने वाले एग्ज़ाम में अगर आप सिलेक्ट हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो सबसे ज़्यादा पर्यटक नहीं पूछ ले तो जयपुर याद कर लेना। 25 में पूछे तो वो 20-24 में पूछे तब भी, एक तो 20-22 में आप कन्फ्यूजन हो जाए। कन्फ्यूजन होने का काम ही नहीं है। सबसे ज़्यादा पर्यटक कब आते हैं? 10 सालों में कभी पूछ लिया आंकड़े तो जयपुर टिक करके आ जाना। आप कहोगे जो 25 का चौक जाके आपके डापा चौक बिगड़ जाए, डापा चौक नहीं बिगाड़ना, उनका ऊपर वालों का कर्म सेम रहता है, नीचे वाले ऊपर नीचे हुए हैं, ऊपर वालों का कुछ नहीं हुआ है। तो ऊपर वाले जयपुर, उदयपुर याद कर लेना, वो तो पुराने बेसिस चल रहे हैं ना। ये पीछे के याद मत करना कितने हैं, जयपुर का याद कर सकते हो आप, है ना। कितने? 5,60,249 है ना, 560 याद कर लेना। सेवा क्षेत्र अंतिम में आ गया अपना, है ना। कृषि पढ़ लिया, उद्योग पढ़ लिया और सेवा, 3 क्षेत्र होते हैं। तीनों क्षेत्र हम पढ़ लेंगे, उसके बाद हमारा डाटा जो था मेन वो याद हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। सकल राज्य मूल्यवर्धन। सेवा क्षेत्र का योगदान प्रचलित मूल्यों पर 8.17 लाख करोड़ रुपये हैं और स्थिर मूल्यों पर 4.08 लाख करोड़ रुपये। ये भी अच्छा डाटा है। 4.8 सेवा क्षेत्र का योगदान 4.8 का पहले ने पूछा, 4.8 का 8-10 तो पूछ लिया, देखिए 4.8 हमने याद नहीं किया तो 4.8। तो सेवा क्षेत्र का कितना? 4 लाख और 8 लाख, 4 लाख और 8 लाख। सेवा क्षेत्र का सकल मूल्यवर्धन में योगदान 4 लाख और 8 लाख। प्रचलित मूल्यों पर योग वृद्धि दर 13% और स्थिर मूल्य पर वृद्धि 11.15। ये भी याद हो गया, 11-13 देखो अपने पहले याद किया तो पहले का फायदा मिल रहा है। तो 4.8 और 11-13, 4.8 11-13 सबका याद हो गए। सेवा कृषि का याद हो गया, सेवा कृषि उद्योग और उसके बाद सेवा, तीनों का डाटा याद हो गए। तीनों को एक साथ याद करना, एक साथ लिखना और अच्छी तरह मैच्योरिटी की तरह याद करना, है ना। 11-13 4.8, 11-13 4.8। जब देखते हैं सेवा क्षेत्र में किस किस का सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, तो सेवा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा योगदान तो किसका होगा? व्यापार, होटल और जलपान गृह का। कितना है? 27.98, तो 28% तो लगभग हो गया ना। व्यापार, होटल तथा जलपान गृह में योगदान कितना है? लगभग 28%। परिवहन, भंडार एवं संचार सेवाओं का योगदान 10.57%। वित्तीय सेवाओं का योगदान 10.62%। स्थावर संपदा, आवासीय गृहों का स्वामित्व तथा पेशेवर सेवा में 23.48%, लोक प्रशासन सेवा में 7% और अन्य सेवाओं में योगदान 20.38% है। सबसे ज़्यादा याद कर लेना किसका है? होटल, व्यापार, होटल जलपान गृह का 27.95%। उसके बाद आपको बस प्रतिशत में याद करना किसका कितना है। सबसे ज़्यादा व्यापार, होटल तथा जलपान गृह का। उसके बाद स्थावर संपदा, आवास, ये गृहों का स्वामित्व तथा पेशेवर सेवाओं का, फिर उसके बाद अन्य सेवाओं का तथा फिर वित्तीय सेवाएं, परिवहन, भंडार, संचार और सबसे लोग कम
लोक प्रसारण सेवाओं का याद कर लेना। राज्य की ऊर्जा में स्थिति, यहाँ से भी प्रश्न बनता है, याद करना। एक हमने पहले भी याद कर लिया, अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता 31 वाला आंकड़ा आया था ना, हमने याद कराया था 31, वही गति से है ना, कोई दूसरा नहीं, एक दूसरे जो वहाँ अलग गति से बोलते हैं, यहाँ अलग गति से ना। तो ऊर्जा क्षमता दिसंबर 2025 तक कितनी है? 31,556.43 मेगावाट। कितनी रही है? 31,556.43 मेगावाट। राजस्थान की कुल अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता 31,556.43 मेगावाट रही है। सर्वाधिक क्षमता तापीय ऊर्जा की 7,803 मेगावाट। सौर ऊर्जा की 98 मेगावाट। अरे भैया ये तो यार 98 99 99 94 अरे 98 95 98 कुछ भी हो, कई बार आ चुका है, लगभग बढ़ता ही जा रहा है। तो इस बार तो अच्छी तरह के डाटाएँ, छोटे एग्जाम वाले विशेष ध्यान रखना, निश्चित रूप से पूछा जाएगा। 98 मेगावाट सौर ऊर्जा में राजस्थान कितना है, कितना मेगावाट उत्पादन करता है सौर ऊर्जा का? 98। पवन ऊर्जा 4416.12 मेगावाट। राजस्थान की कुल अधिष्ठापित ऊर्जा उत्पादन क्षमता 31,553.43 मेगावाट है। सर्वाधिक क्षमता तापीय ऊर्जा की है जो 7.803 मेगावाट है। सौर ऊर्जा का योगदान 98 मेगावाट है। पवन ऊर्जा का योगदान 4416.12 मेगावाट है। राजस्थान में दिसंबर 2025 तक कुल स्थापित क्षमता में पवन और सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी 45.36% हो गई है। सब इम्पोर्टेंट डाटा है, पीछे आया तो यूँ मतलब समझ लेना कि बाद में पूछा है ये, लेकिन सबसे पहले पूछा जाएगा। मेरा विश्वास है, और विश्वास नहीं या आप सोच रहे हो मैं इसे तुक्का मार रहा हूँ, विश्वास नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा एनालिसिस है, ये मेरे को तथ्यों की जानकारी है, मैंने पुराने पेपर किए हुए हैं उनका भी सार है। राजस्थान में दिसंबर 2025 तक कुल स्थापित क्षमता में पवन और सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी 45.36% है। ऊर्जा उत्पादन 2020-21 से 24-25 तक कुल उत्पादन की संकलित वार्षिक वृद्धि 5.5। फिर देखो सेम डाटा वाले हैं, फिर याद करना और अच्छी तरह याद करना और बार बार याद करना, क्योंकि हर एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। सेम डाटा वाले तो आपको याद कर ही लेने हैं। ऊर्जा उत्पादन में 2020 से 21 2024-25 तक 2020-21 से 24-25 तक कुल ऊर्जा उत्पादन में संकलित वार्षिक वृद्धि 5.55% है। 2020-21 में कुल ऊर्जा उत्पादन 8,561 करोड़ यूनिट था, जो बढ़कर 2024-25 में 11,770 करोड़ यूनिट हो गया है, अर्थात 29.61% की वृद्धि हो गई है। सौर ऊर्जा की उपलब्धता 6 से 7 किलोवाट घंटे वर्ग मीटर या प्रतिदिन सौर विकिरण है। अधिकतम सौर दिवस एक वर्ष में 325 दिन से अधिक होते हैं। बंजर भूमि की उपलब्धता एवं कम औसत ऊर्जा है। सौर ऊर्जा में कौन कौन सी समस्या आ रही है? पहले देखो 6 से 7 किलोवाट घंटे वर्ग प्रति या वर्ग मीटर या प्रतिदिन सौर विकिरण है उपलब्धता है राजस्थान में। अधिकतम सौर दिवस एक वर्ष में 325 दिन है। याद कर लेना 325 यूँ खतरा में यूँ समझ लो, ये 325 अरे ये पूछ लिया जाएगा डायरेक्ट और हमको वो छूट जाएगा क्वेश्चन सीधा सा है। तो एक वर्ष में कितने सौर दिवस होते हैं? 325। बंजर भूमि की उपलब्धता एवं कम वार्षिक वर्ष औसत ऊर्जा। आपको ये सब समझ में आता है ना कि मैं बोलता हूँ कि यार ये प्रश्न है, जैसे मैंने यहाँ 325 पूछी तो आप वो बोल दो आपने ध्यान नहीं दिया होगा, ये ऐसे पढ़ लिख रहा है। देखिए जब मैंने कहा ये पूछा जाएगा तब आपको यूँ जागते हो ना यार ऐसे पूछ लिया जाता है। हाँ ऐसे पूछे जाते हैं और डायरेक्ट पूछे जाते हैं, सीधे पूछे जाते हैं, लेकिन अपना क्या होता है उन पर ध्यान नहीं होता। इसलिए शॉर्ट वीडियो बनाए जा रही है कि आप 2-4 बार 10 बार रिविजन करके इनको अच्छी तरह याद कर लो। राज्य में सौर ऊर्जा का कुल
कुल क्षमता कितनी है? 142 गीगावाट। राज्य में सौर ऊर्जा की कुल क्षमता कितनी है? 142 गीगावाट। और स्थापित क्षमता 42,531 मेगावाट स्थापित क्षमता हो चुकी है राजस्थान में दिसंबर 2025 तक। ठीक है, कुल क्षमता कितनी है? 142 गीगावाट है। ये समझ रहे हो आप? कोई आ रहे तो कम दिखाएगी, गीगा है वो मेगा है भाई, यहाँ चक्कर पड़ेगा आपके। गीगा मेगा में अंतर जानते हो ना, गीगा बड़ा होता है मेगा छोटा होता है। तो 142 गीगावाट कुल क्षमता का राजस्थान में कुल क्षमता है 142 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करेगी, जिसमें कितने स्थापित हो चुकी है? 42 मेगावाट, 42,513 मेगावाट। ठीक है, अंतिम में कुछ लाइनें हैं, वन लाइन सुन समझ के पढ़ो या किसी समझ को पढ़ो, लेकिन उनको याद कर लो, डायरेक्ट पूछ ली जाएगी। पवन ऊर्जा का संबंधित मंत्रालय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है। संस्था कौन सी है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी। अनुमानित पवन ऊर्जा क्षमता कितनी है? 284 गीगावाट। स्थापित पवन क्षमता कितनी हो गई है? 529.29 मेगावाट। हाइब्रिड क्षमता कितनी हो गई है? 2140 मेगावाट पवन क्षमता। 885.60 मेगावाट पवन क्षमता का योगदान है इसमें हाइब्रिड में। तो पवन ऊर्जा से संबंधित मंत्रालय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है। संस्था कौन सी है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी है। अनुमानित पवन ऊर्जा क्षमता कितनी है? 284 गीगावाट। स्थापित पवन क्षमता कितनी है? 529 मेगावाट। हाइब्रिड क्षमता कितनी है? 2140 मेगावाट। इसमें पवन क्षमता का योगदान कितना है? 885.60 मेगावाट। एक और ये देखो, अनुमानित पवन ऊर्जा क्षमता कितनी ऊंचाई तक है इनका? 150 मेगावाट, 150 मीटर ऊंचाई तक है। कितना? 150 मीटर ऊंचाई तक हम क्या पवन ऊर्जा क्षमता की जो है ना अपने 150, एक तो 150 मीटर ऊंचे भी लगा दिया हम खंभे तो 1 गीगावाट में ये भी क्षमता भी बढ़ जाएगी। लेकिन 150 गीगावाट तक राजस्थान पवन ऊर्जा की क्षमता कितनी है? 284 गीगावाट। ठीक है, बायोमास जैविक या कचरा। बायोमास या जैविक कचरा। बायोमास वेस्ट टू एनर्जी नीति 29 सितंबर 2023 को आई थी। बायोमास वेस्ट टू एनर्जी नीति 29 सितंबर 2023 को आई थी। प्रमुख स्रोत सरसों की तूड़ी और विलायती बबूले। बायोमास का प्रमुख स्रोत कौन कौन से? सरसों की तूड़ी और विलायती बबूले। इसकी कुछ कुल स्थापित क्षमता 207.50 मेगावाट हो चुकी है। बायोमास की कुल स्थापित क्षमता कितनी है? 207.50 मेगावाट। और कुल बायोमास संयंत्रों की संख्या कितनी है? 20। डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि कुल बायोमास संयंत्र की संख्या कितनी है? 20। सबसे पीछे पहले ये ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो याद करना। कुल बायोमास संयंत्रों की संख्या 20 है। ग्रीन हाइड्रोजन। राजस्थान की एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 का लक्ष्य 2030 तक 2000 किलो टन प्रति वर्ष KTPA ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करना है। राजस्थान की एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 का लक्ष्य 2030 तक 2000 किलो टन प्रति वर्ष ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करना है। पहले 500 KTPA ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को विद्युत संचरण शुल्क एवं वितरण शुल्क पर 50% की छूट का लाभ होगा। परिवहन। राजस्थान में सड़क नेटवर्क 3.35 लाख किमी है। राज्य का सड़क घनत्व 97.97 किमी प्रति 100 वर्ग किमी है। 91.68% गाँव 39,666 सड़कों से जुड़ चुके हैं। मार्च 2025 तक ये डाटा है। राजस्थान का कुल सड़क नेटवर्क कितना है? 3.35 लाख किमी। सड़क घनत्व कितना है? 97.97 वर्ग
किमी प्रति 100 वर्ग किमी। 91.4% गाँव अर्थात 39,646 गाँव सड़कों से जुड़ चुके हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कों की लंबाई मार्च 2025 तक है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3% हैं। ग्राम सड़कें 74% हैं। अन्य जिला सड़कें 7% हैं। मुख्य जिला सड़कें 6% हैं। राज्य राजमार्ग 5% हैं और राष्ट्रीय राजमार्ग 3% हैं। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना, और मैंने मेहनत के लिए वीडियो में एक लाइक तो कर देना और अच्छा कमेंट लिख देना। वीडियो को अच्छी तरह देखना, समझ में भी नहीं आए तब भी अपने नोट्सों को अपडेट करना, जहाँ कुछ छूट रहा है वहाँ लिखना, है ना। और कुछ नहीं करो तो नोट्स में तो लिख ही लेना। आपका बेड़ा पार इस वीडियो से होने वाला है। भगवान से ऐसी कामना करना, ऐसी विचार रखना सकारात्मक। अगर आपके अंदर सकारात्मकता जीवित है तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक रहा है। जिस दिन इस सकारात्मकता मर जाएगी, यहाँ से प्रश्न नहीं आएंगे, ऐसा विचार आपके मन में आ गया तो फिर वहाँ से प्रश्न नहीं आएंगे। जब तक आप ये रखोगे कि यहाँ से प्रश्न आएंगे तो प्रश्न आएंगे, आएगा आएगा आएगा, छपेगा छपेगा छपेगा। आपको याद कर लेना है, प्रश्न यहाँ से आएगा। किसी बड़े टीचर के पीछे मत भागना, जब तक मैं हूँ कोई बड़ा नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े का मतलब जो ज़्यादा वीडियो वायरल करते हैं उनके पीछे नहीं। अपन को सेलेक्टेड मैटर और अच्छा मैटर पढ़ना है। अपन को 40% पहले कूदना है, उसके बाद में अपन को और सब कुछ सोचना है। बहुत बहुत धन्यवाद।